गुड मॉर्निंग क्लास 7th। कैसे हो आप लोग? सो इन योर प्रीवियस वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, equal right to vote, universal adult franchise, you can say the universal adult franchisee. After that we come to the next point. There are 5 points. First of all, equal rights to vote. Second one is other kinds of equality, which is divided into two categories. First of all, caste system, and second one is common practice. ठीक, these two topics or these three topics we discussed in our previous video. So now we will come to the next point, fourth or fifth. The fourth one is equality in Indian democracy. So today we will study about the equality in Indian democracy. Equality in Indian democracy, there are some points. Through these points we can understand this heading. First of all, every person as equal before the law, or you can say every person as equal, means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, creeds, tribes, educationals और economic backgrounds are recognized as equal. मतलब किसी भी बेस पे हर पर्सन आपके लिए इक्वल है, चाहे वो उसके कास्ट से बेस्ड हो, चाहे उसके रिलीजन से बेस्ड हो, चाहे उसके इकोनॉमिकल और एजुकेशनल पर्पज से बेस्ड हो, सारे मायनों में वो आपके लिए बराबर होना चाहिए। किसी भी एस्पेक्ट में वो आपसे ना बड़ा होता है और ना ही आपसे छोटा होता है। मान लीजिए कोई लोअर कास्ट से रिलेटेड है या कोई अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो वहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता। यू कैन इमेजिन दैट एवरी पर्सन इज इक्वल, हर पर्सन एक जैसा है, इसको आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना होता। ठीक, सेकेंड पॉइंट, अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स. देखो पहले टाइम पे क्या था, लॉज बने नहीं थे, कानून बने नहीं थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई फॉलो होते नहीं थे। जब बने नहीं थे तो फॉलो नहीं होते थे, अब फॉलो नहीं होते थे। लेकिन अब का टाइम ऐसा है, इल ट्रीटमेंट लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता था। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी सुनो, कांता की स्टोरी सुनोगे आप, आपने देख लिया, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कोई हॉस्पिटल्स की लाइन में घंटों घंटों आवर्स टू आवर्स खड़ा होता है और किसी को बहुत जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक लेवल। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक लेवल हमें बता देता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारे ट्रीटमेंट के लिए हमें इतना लंबा टाइम लग रहा है तो मतलब हम इकोनॉमिक लेवल से डाउन चल रहे हैं। ठीक, तो ये सेकंड वाला है आपका, अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल। मतलब पुराने टाइम में क्या होता था कि लॉज नहीं बने हुए थे, अब लॉज नहीं बने हैं तो वो लोगों के साथ इल ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, किस लोग के साथ, जो लोअर कास्ट से बिलोंग होंगे, रिलीजन से सेपरेटेड होंगे, माइनॉरिटीज में होंगे, उन सब के साथ। बट नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल. अब क्या देखने को मिलता है, अब ये देखने को मिलता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। आपको पनिशमेंट चार्जेस हैं, या आपके लिए पनिशमेंट्स हैं, या आपके लिए रिवॉर्ड्स तो नहीं होते खैर, लेकिन पनिशमेंट्स हैं कि अगर आप, हाँ रिवॉर्ड्स भी होंगे, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हो अपनी कंट्री को तब रिवॉर्ड्स आपको मिलता है। लेकिन अगर आप इल ट्रीटमेंट किसी के साथ करते हो तो आपको पनिशमेंट डेफिनेटली मिलती है। ठीक, तो इंडिया में सबसे पहले क्या बोला है, एवरी पर्सन इज इक्वल, सारे लोग इक्वल हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, जेंडर और कलर, इकोनॉमिक लेवल और एजुकेशनल पर्पज. सेकेंड थिंग, अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल. पहले टाइम पे किसी के लिए भी कोई लॉ कानून नहीं बने हुए थे, इसलिए दैट्स वाई पीपल फेस सो मैनी इल ट्रीटमेंट. बहुत सारे लोग इल ट्रीटमेंट को फेस करते थे. ठीक, सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. अब देखो इसमें क्या है आपका, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, अ डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉज. मतलब चाहे आपके देश का कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके देश के राष्ट्रपति हो, या कोई वर्कर हो, लेबर हो, राष्ट्रपति से लेकर प्रेसिडेंट टू अ लेबर, ठीक है, वहां से लेकर लेबर तक कोई भी अगर कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए लॉ इक्वली पनिशमेंट और इक्वली रिवॉर्ड देगा. उसमें वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि नहीं ये हमारे कंट्री के पीएम हैं या सीएम हैं या स्टेट के सीएम हैं या हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको उनके लिए लॉ इक्वल होगा, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो और चाहे कोई लेबर हो. तो दोबारा सुन लीजिए, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. हर पर्सन
हर पर्सन इक्वल है किसी भी कानून के आगे, चाहे वो प्रेसिडेंट है और चाहे वो फिर लेबर हो। ठीक। सेकंड पॉइंट, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ द बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे उसने किसी भी एरिया में बर्थ लिया हो, जन्म लिया हो, चाहे कलर से बेस्ड हो, आपको किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है। ठीक। थर्ड वन इज एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। अब थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, हॉस्टल्स, शॉप्स, रोड्स, मार्केट्स। देखो आपको कोई ये तो नहीं बोलता, या हमें तो कोई ये नहीं बोलता है कि रोड पे मत चलिए, आपकी नहीं है, या पार्क्स में मत बैठिए, आपने नहीं बनाया, या होटल्स में मत जाइए। इवन 5 स्टार होटल हो या 7 स्टार होटल हो, अगर आपको पानी पीना है, अगर आपको पानी या वॉशरूम यूज करना है, तो आप विदाउट एनी फी चार्जेस जा सकते हो। वहां पर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होता है कि आपको पैसे पे करने होते हैं। आप किसी भी होटल में जाते हो, अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप पता सुन लीजिए कि आप 5 स्टार होटल में जाइए या आप किसी भी 7 स्टार होटल में जाइए, अगर आपको वॉशरूम और आपको पानी पीने के लिए जाना है तो विदाउट एनी कॉस्ट आपको वो देंगे, क्योंकि आपका राइट है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम में आता है, इंक्लूडेड है कि आपको अगर पानी या अगर आपको वॉशरूम के लिए जाना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो। लेकिन हम जाते नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं होती हैं ये बातें। ठीक है, पता नहीं होती हैं तो फिर जाएंगे कैसे? हर कोई डरता है कि वहां जाने से हमें चार्जेस पे होंगे या कोई शायद हमें आने भी ना दे। लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि अगर आपको पानी पीना है तो आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको रोका नहीं जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता होता, इसलिए जाते ही नहीं है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश। अनटचेबिलिटी मतलब जो होता है किसी को टच करने से अगर हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे बहुत सारी क्लासेस में जब डिस्कशन होता है, ड्यूरिंग टू डिस्कशन सो मैनी स्टूडेंट आर सेइंग अबाउट दैट देयर नेबर, दिन के जो उनके पड़ोसी होते हैं, इवन वो उनके कपड़ों पे भी टच हो जाते थे तो वो बहुत चिल्लाते हैं उनके नेबरहुड्स की आपने कपड़े कैसे छू लिए। तो ये अनटचेबिलिटी अभी भी, वैसे तो माना जाता है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो चुकी है, कोई किसी के छूने से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगह पे बहुत सारे क्राइटेरियाज में आपको ये चीजें देखने को अभी भी मिलती हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, एवरी पर्सन एज इक्वल। सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं, कोई भी किसी भी टाइप का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता। अर्लियर नो लॉज एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल, पहले टाइम पे ना लॉज थे, ना रूल्स थे, ना रेगुलेशंस थे, और ना ये सब ना होने के कारण पीपल फेस्ड सो मैनी इल ट्रीटमेंट। तो ह्यूमन बींग ने बहुत सारा इल ट्रीटमेंट फेस किया था। थर्ड वन इज, अब थर्ड वन में प्रोविजन है, मतलब सुधार कर रखे हैं, तो उन सुधार से, उन प्रोविजन से, प्रावधान होते हैं, सॉरी, जो प्रावधान होते हैं, जो पॉइंट्स है हमारे, उनके बारे में बोला है। तो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, प्रेसिडेंट टू द लेबर, चाहे कोई देश का राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे देश का कोई मजदूर है, वहां से लेकर वहां तक सबके लिए कानून एक जैसा है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी ह्यूमन बींग को विद कास्ट, क्रीड, जेंडर बेस, कलर, कुछ के बेस पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स और एक्सेट्रा। रोड्स में जा सकते हो, होटल्स में जा सकते हो, मार्केट्स में जा सकते हो। नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय महात्मा गांधी। बहुत बार पूछा जाता है छुआछूत या अनटचेबिलिटी को खत्म करने वाले एग्जैक्टली कौन थे, तो एग्जैक्टली महात्मा गांधी को माना जाता है, बट अभी भी बहुत सारी जगह पे अनटचेबिलिटी देखने को आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। Now we will come to the fourth point. Government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and the second through scheme. देखो बहुत सारे गवर्नमेंट ने ट्राई किए हैं इम्प्लीमेंट, सुधार करना, और उसमें जो फर्स्ट वन है, द फर्स्ट वन इज लॉज, कानून में सुधार, एंड द सेकंड वन इज स्कीम, जो प्रोग्राम्स होते हैं, इंक्लूडेड देयर प्रोग्राम्स। ठीक, उनसे रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं गवर्नमेंट तो वो चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रो लॉज एंड सेकंड थ्रो इज गवर्नमेंट, प्रोग्राम और स्कीम। तो पहले वाले जो 2 पॉइंट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया गवर्नमेंट ने, इम्प्लीमेंट्स किए हैं। फर्स्ट वन कानून में, लॉज में, एंड द सेकंड वन इज देयर प्रोग्राम। सेकंड वन क्या है, उसका प्रोग्राम होता है। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally.
set up several schemes to improve the lives of the communities and the individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. देखो क्या है बता रहे हैं कि पहले लॉज में, जो इंडिया के लॉज में, अब के देयर आर सेवरल लॉज, बहुत सारे कानून हैं जो एवरी सिटीजन्स को, हर एक इंसान को प्रोवाइडेड हैं, जस्ट बिकॉज फॉर ट्रीटेड इक्वली, कि हमें उनको इक्वली ट्रीटमेंट करना है. इक्वली ट्रीटमेंट मतलब, ट्रीटमेंट मतलब उनका इलाज से नहीं है, ट्रीटमेंट मतलब उनके बिहेवियर से, उनके साथ बिहेव बहुत अच्छे से करना है, आपको इक्वली बिहेव करना है. और नेक्स्ट थिंग, स्कीम टू बी इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कम्युनिटीज लाइक दलित कम्युनिटीज ऑफ अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ही वाज बिलोंग्स टू द महार कम्युनिटी, ठीक है, दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, दलित जाति से बिलोंग करते थे. तो ही हैड फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. आफ्टर दैट ही रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट्स चाहिए जस्ट फॉर SC ST और OBC. क्यों? बिकॉज ही फेस देम, ठीक है, उन्होंने इतनी सारी चीजें फेस कर ली थी कि उन्हें पता था कि अकेला मैं इतना फेस कर रहा हूं, तो मेरे साथ की जो जनरेशन होगी, या मेरे जो कम्युनिटी से बिलोंग जो जनरेशन होगी, वो कितना फेस करेगी. ठीक, इसीलिए उन्होंने SC ST OBC के ऊपर ज्यादा वर्कआउट किया था, क्योंकि उन्हें पता था ये लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट इज मिड डे मील. बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDM. द फुल फॉर्म ऑफ द MDM इज मिड डे मील. मिड डे मील मतलब, मिड मतलब बीच, डे मतलब दिन, और मील मतलब खाना. जो मिड में आपको खाना मिलता है उसे कहते हैं मिड डे मील. इन इंडिया, तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस इन 2001. इंडिया में जो आपका तमिलनाडु है, ठीक, इंडिया में तमिलनाडु स्टेट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मिड डे मील को. ये बात ध्यान रखिए. द फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट गवर्नमेंट टेक्स स्टेप फॉर आवर रीजनल क्राइटेरिया. सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट अपने रीजनल क्राइटेरियाज के लिए, अपने स्टेट पब्लिक के लिए लेती है कोई भी स्टेप. मान लीजिए कोई स्टेप एजुकेशनल से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अगर कोई स्टेट ले रही है कोई एस्पेक्ट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आपका एजुकेशन होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप ले रही है एजुकेशनल पर्पस बेस्ड, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर स्टेट्स को पसंद आता है, तभी हम अडॉप्ट करेंगे. जैसे मान लीजिए, जैसे आप अगर गवर्नमेंट को समझना चाह रहे हो तो फैमिली को समझ गए तो अपने आप गवर्नमेंट को समझ जाओगे. ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई कुछ ऐसा काम करने लग गया जो आपको पसंद आ जाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगने लग जाती है कि शायद मुझे भी करना चाहिए और ये अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप करोगे ना वो काम. आपके साथ शायद अगल बगल वाले और लोग भी करने लग जाएं. तो अगर वो बहुत बड़े क्राइटेरिया में स्प्रेड हो गया है, तो आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसी वर्क करती है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया, स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु ने अप्लाई किया था सबसे पहले 2001 में कि मिड डे मील स्टार्ट किया जाएगा. जो भी बच्चा स्कूल आता है उसे खाना उस टाइम पे बनाया नहीं जाता था. अब तो खाना मिड डे मील प्रोवाइड होता है, लेकिन उस टाइम पे राइस और पल्सेस, दाल और चावल डिस्ट्रीब्यूशन होता था. ठीक है, दाल और चावल बांटे जाते थे, और बांटने के बाद होता ये था कि जो बच्चे स्कूल से घर ले जाते थे, तो घर में, अब मान लीजिए एक बच्चे के अकॉर्डिंग दिया गया, लेकिन उसको पूरी फैमिली बना के खा लेती थी. अब जब पूरी फैमिली उसे खा लेगी, तो पूरी फैमिली के खाने के बाद क्या होगा, वो बच्चे के लिए थोड़ी है, वो तो बच्चे के लिए था, लेकिन उसे यूजेबल किसने किया है, विद होल फैमिली, उसकी पूरी फैमिली ने उसे यूज कर लिया है. सो दैट्स वाई दे स्टार्टेड टू कुक द मील इन द स्कूल. उन्होंने स्टार्ट किया खाना बनाना स्कूल में ही, जस्ट बिकॉज कि जो बेनिफिट्स हैं बच्चे के वो तो सारे खत्म हो रहे थे. बट तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस इन 2001. मिड डे मील को इंट्रोड्यूस करने वाला तमिलनाडु था. So the Supreme Court asked the all state government to begin in the program in their schools within a 6 month. जब ही जैसे ही तमिलनाडु स्टेट ने इसे अप्लाई किया, विद इन अ 6 month गवर्नमेंट टोल्ड टू द ऑल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया था यू शुड बी अप्लाइड ऑन योर स्टेट. इनको आपको खुद को अपने स्टेट में अप्लाई कर देना है. अब 6 महीने के अंदर, विद इन अ 6 month यू हैव टू अप्लाइड ऑन योर स्कूल्स. ठीक है, आपको अपने स्कूल में अप्लाई करना होगा. The next one is this program has had many positive effect. अब देखो benefits क्या हुए मिड डे मील के. The first one is related to the positive effects. अब कैसे positive effects थे? In this include the fact that the more poor children have begun enrolling and regularly attending school. बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं था, वो स्कूल आने लग गए. क्यों आने लग गए? क्योंकि वहाँ क्या मिल रहा था, खाना मिल रहा था. ठीक है,
देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, उनका जो अटेंडेंस लेवल था वो भी इम्प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या है, हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडाइज, दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडाइज because both lower and upper caste children in the school eat this meal together। देखो अब पॉजिटिव इफेक्ट में सबसे पहले बोल दिया पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन कौन से हुए। पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग, बच्चे स्कूल में आना स्टार्ट हो गए। बच्चे स्कूल में आ क्यों रहे हैं, क्योंकि खाना मिल रहा था। पुअर पीपल हैं, गरीब बच्चे हैं, तो खाना खाने के लिए तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस एनरोलिंग हो गई है। अटेंडेंस एनरोलिंग से मतलब है कि अटेंडेंस इंक्रीज होने लग गई थी, बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इम्प्रूव होने लग गया। थर्ड वन इज अटेंडेंस हैज इम्प्रूव। फोर्थ वन इज हेल्प रिड्यूस कास्ट सिस्टम, ये यू कैन से द कास्ट प्रिजुडाइज, जो भी जाति के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता था वो खत्म होने लग गया। क्यों, जो खाना दिया जाता था, जो मील दिया जाता था वो साथ में बैठ के दिया जाएगा। ये नहीं जैसे आपने अम्बेडकर जी की कहानी में पढ़ा होगा कि अम्बेडकर जी ने किसी दावत में बुलाया गया था इनविटेशन के लिए, और इनविटेशन बुलाने के साथ साथ उन्हें सबसे किनारे बैठा दिया गया था, और ये देखकर उन्हें इतना बड़ा दुख हुआ था कि हम इन लोगों के साथ बैठने के लायक भी नहीं माने जाते। तो यहाँ पर स्कूल में ये मिड डे मील का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाता है और बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, ये है आपकी पिक्चर जो चिल्ड्रन बीइंग सर्व देयर मिड डे मील एट द गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के स्कूल की पिक्चर है जिसमें बच्चे सारे एक साथ बैठकर क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये कास्ट सिस्टम को भी खत्म करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, ह्यूमन बींग्स को ये भी पता है कि अगेंस्ट है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आफ्टर दैट वी आर फॉलोइंग इट, ठीक है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने नहीं फॉलो किए, क्योंकि हमने नहीं फेस किए ये सारी चीज़ें, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि सामने वाले पर्सन को कितना उससे हर्ट हो सकता है। तो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बट होता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस, बहुत सारे बच्चे अनइक्वल सिचुएशंस को फेस करते हैं, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, अभी एग्जाम्पल में वही है। नेक्स्ट वन इज नो वन इज इन्फीरियर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला भी गया है इंडियन डेमोक्रेसी में, नो वन इज इन्फीरियर ऑल आर सुपीरियर, हर कोई अपने आप में सुपीरियर है, हर कोई अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, ठीक है। होप सो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक इतना टफ नहीं है और इंटरेस्टिंग भी था, तो ये याद रखिएगा आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिड डे मील, MDM, मिड डे मील। In which year Tamil Nadu established the midday meal in their state, the 2001, ठीक। The next thing is the positive effects of the midday meal, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। begin enrolling, attendance has improved, abolish the caste system, ठीक है। सो थैंक यू 7th क्लास एंड टेक केयर योर सेल्फ, और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स लिखिए ही मत, उन्हें पढ़ भी लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।